नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए कोरबा नगर निगम के सभापति भैया श्याम सुंदर सोनी जी, वरिष्ठ समाजसेवी हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। नमस्कार, सबको नमस्कार। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हड़ताल खत्म होते ही लौटी रौनक, पेट्रोल पंप सब्जी मार्केट के हालात सुधरे, सामान्य होने लगा जनजीवन, दूसरे राज्य से भी आएंगी सब्जियां। सोनवानी के पुत्र नितेश को पीएससी में मिला था 7वां रैंक, अन्य करीबियों का भी चयन, छिपाया गया था टॉपर्स का नाम। सरनेम थोक में अफसरों के रिश्तेदार बने डिप्टी कलेक्टर, अब खुलेगी परतें। 21 क्विंटल धान खरीदी, 5 वर्ष तक मुफ्त चावल, जनवरी से मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री बैन हटाने के लिए केंद्र को लिखा जाएगा पत्र। ईरान में आतंकी धमाके, मारे गए 100 से ज़्यादा। क्या लगता है भैया, जब हड़ताल लगभग खत्म हो गया है, सचिव के द्वारा जिस तरह से बताया गया कि अभी इसे स्टे लगभग रोका गया है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा था ये कानून हिट एंड रन के मामले में? देखिए, क्या है कि कोई भी जो ड्राइवर होता है जी गाड़ी चलाता है जी और उसकी स्पीड रहती है 80-70 मान लीजिए हाईवे में, और अचानक कोई सामने आ जाता है जी तो अचानक ब्रेक तो इतना लगता नहीं कि गाड़ी को रोका जा सके जी जी हाईवे में। जी और यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाती है जी तो ड्राइवर यदि वहाँ रुकता है जी या पुलिस को इन्फॉर्म करता है, तब तक पब्लिक उसको मारने लग जाती है। बिल्कुल तो ड्राइवर वहाँ पर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। जी तो निश्चित रूप से एक गरीब ड्राइवर जी 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा भुगतने लायक उसकी स्थिति नहीं होती है। जी जी अगर 10 लाख जुर्माना देने की स्थिति होती तो ड्राइवरी नहीं करता वो। बिल्कुल तो इस कानून में संशोधन होना चाहिए, जी क्योंकि हर व्यक्ति डरता है अपनी जान को बचाने के लिए, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे कोई जो गाड़ी का मालिक हो। जी यदि उसके साथ घटना घट जाती है, दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होती है, जी तो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। जी निश्चित रूप से जो ड्राइवर यदि नशे में है, नशे की हालत में है और उनसे अपराध होता है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर एक कानून लागू होना चाहिए। पर जो ड्राइवर ड्रिंक नहीं करते और अचानक कोई समस्या सामने आ जाती है, जी वो स्थिति में उस ड्राइवर पर ये आरोप नहीं लगना चाहिए। जो पुरानी धारा है 304 है, वही धाराएं लगनी चाहिए कि जानबूझ के मारने का प्रयास नहीं किया गया, अचानक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई, जो प्राण जाने की स्थिति निर्मित हो गई। तो निश्चित रूप से ऐसे में इस कानून में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, ताकि हमारे जो लगातार हिंदुस्तान में जी आज हमारा जो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, जी सबसे बड़ा व्यवसाय माना जाता है। जी चाहे वो कोल के एरिया में हो, चाहे फूड्स के एरिया में हो, चाहे राखड़ का जो हमारा गाड़ियाँ चल रही है। आज कोरबा में कम से कम 10,000 ट्राले चल रहे हैं, बिल्कुल जी राखड़ के, कोयले के और जो फूड्स के हैं। हमारे यहाँ बाहर प्रदेशों से सब्जियां आती हैं। जी तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें संशोधन करके इस कानून को थोड़ा लचीला बनाया जाए, बिल्कुल ताकि आने वाले भविष्य में ड्राइवरों की हिम्मत हो गाड़ी चलाने की। अन्यथा ऐसा होगा कि हर व्यक्ति ड्राइवरी का धंधा छोड़ के अपना छोटा मोटा व्यवसाय में ध्यान देने लग जाएगा, और इससे ट्रांसपोर्ट को बहुत गहरा नुकसान पहुंचेगा। दूसरा, आजकल लगभग सभी चौक चौराहे पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। अगर आपको चिन्हांकित करना है सीसीटीवी के माध्यम से भी अब हो सकता है, वो भी संभव है। हालांकि कहीं ना कहीं ड्राइवरों को ये भी डर था कि कहीं ना कहीं अगर दुर्घटना होती है तो सबसे पहले यही होता है कि लोग पहले आक्रामक होते हैं, मारने लगते हैं। अगर वो रुकेगा तो पक्का है कि वो मार ही खाएगा पहले। अभी उमेश जी, जी आंध्र प्रदेश में गुजरात की टैंकर जा रहा था जी और उससे एक ऑटो वाले का एक्सीडेंट हो गया, जी और वो ड्राइवर को ऑटो वालों ने ऑटो में रस्सी से बांध के, आपने देखा होगा जी यूट्यूब में, जी जी उसको इस कदर मारा गया ड्राइवर को, ऑटो वालों ने सब मिल के, कि ड्राइवर की मौत हो गई। जी। तो निश्चित तौर पर इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और भीड़ का कोई शक्ल नहीं होता, 1-2 लोगों को गिरफ्तारी होगी और बाकी कुछ होगा नहीं। उसमें गवाह नहीं मिलते, फिर गवाह नहीं इसने मिलते। मारा करके कोई गवाह नहीं मिलते। जी, 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 वहाँ कोई फुटेज बनाने वाला तो रहता नहीं, कोई वीडियो बनाने वाला रहता नहीं, और जो बेचारा निर्दोष रहता है वो उसकी जान चली जाती है। बिल्कुल तो निश्चित रूप से जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, उनकी- भाई आज ये बताइए, आज ट्रैफिक वाले हैं, पुलिस वाले हैं, चौक चौराहों में खड़े रहते हैं, जी, जी, वो हमेशा चेक करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जी, जी, कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो कितना ड्रिंक किया हुआ है। ड्रिंक किया है। उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जाएगी। बिल्कुल हाँ, उनको अब जुर्माना मानकर छोड़ दिया जाएगा तो वो लोग कहाँ सुधरेंगे। जी जी जी। बिल्कुल। सोनवानी के पुत्र नीतीश का पीएससी में मिला था 7वां रैंक। क्या लगता है भैया, पीएससी मामले की फाइलें खोली जा रही हैं, अब कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सोनवानी के पुत्र नितेश के साथ जो भी 7वां रैंक मिला था, क्या होगा? देखिए, जब ये पीएससी के नतीजे जी निकले तो लोगों को मन में शंकाएं पैदा हुई जी कि
मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो अधिकारी के बच्चे थे, अधिकारियों के बच्चे ज़्यादा पास किए हैं। एक एक अधिकारी के 2 बच्चे पास कर लिए हैं। तो निश्चित रूप से जनता के बीच में, हमारी युवाओं के बीच में शंका पैदा हुई है। पर पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस सरकार ने कहा था कि अगर कुछ जानकारी है, कुछ अगर आपको षड्यंत्र लगता है और कुछ आरोप हैं तो आप अपने शिकायत कीजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि उस समय सीबीआई का बैन था छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस सरकार ने उनको अलाउ नहीं किया था अपने प्रदेश में। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है और इन्होंने सीबीआई की एंट्री करने का प्रयास शुरू कर दिया है, पत्र लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पर अगर कहीं गलत हुआ है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई जांच करेगी, अगर ऐसे हुआ है तो निश्चित तौर पर गलत हुआ है। और मैं तो चाहूँगा कि जो होनहार बच्चे अगर इस स्थिति से चूक गए हैं तो उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ गलतियाँ हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। सितंबर 2022 में हुआ था पीएससी का वो पूरा। बिल्कुल। महाराष्ट्र की लकड़ी से बन रहे दरवाजे, दिल्ली के कारीगर लगा रहे सोना। राम मंदिर में 44 दरवाजे, 14 पर सोने की परत। लगभग 496 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अब श्री राम भगवान वहाँ विराजेंगे। क्या कहना चाहेंगे? भाई, हम हिंदुओं के भगवान राम का मंदिर बनना हम लोगों के लिए सौभाग्यशाली है। हमारे राम लला वहाँ विराजेंगे। निश्चित तौर पर हम जिन्हें अपना इष्ट देव, अपना भगवान मानते हैं, जिन्हें पूजते हैं, हम हिंदू के सर्वांग भगवान राम के चरणों में नमन करते हैं। साथ ही साथ आज पूरे हिंदुस्तान में भगवान राम की पूजा की जाती है और भगवान बजरंग बली की साथ पूजा की जाती है। तो निश्चित तौर पर आज मैक्सिमम आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आपको बजरंग बली के मंदिर जरूर मिलेंगे। तो निश्चित रूप पे हमारी जो आस्था है, हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते, हम ये चाहते हैं भगवान मंदिर का, राम भगवान का मंदिर भव्य बने, लोगों को जाने की ज़्यादा से ज़्यादा लालसा रहे। हर हिंदुस्तानी, हर हिंदू ये चाहता है कि अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण का जब उद्घाटन हो जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो निश्चित तौर पर लोगों का एक आकर्षण होगा और वहाँ जाने की लोगों को ललक होगी कि हम अपने भगवान के दर्शन करें। तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम तो चाहते हैं कि भाई, हम जहाँ हमारा इतने साल से पुराना रुका हुआ था कि मंदिर क्यों नहीं बन रहा है, और न्यायालयीन आदेश के बाद जब मंदिर बनना शुरू हो गया तो निश्चित तौर पर लोगों ने जो बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया, सहयोग किया, चंदा दिया और चाहा कि भगवान अयोध्या में जबरदस्त मंदिर बने, तो निश्चित बनेगा। मेरा तो एक ही मकसद है कि भगवान की आड़ में अपने को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। राम भगवान सबके भगवान है। हाँ, उसकी आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की बैठक कल। अजय के समर्थन में बीजापुर बंद, कहा घर में घुसकर परिवार से वसूली। लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुका है, विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया, अब लोकसभा की तैयारी है। छत्तीसगढ़ आएंगे आज भाजपा के प्रदेश प्रभारी माथुर जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति होगी? देखिए, आज भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां सबने तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि 3 माह बचे हैं, 3.5-4 माह बचे हैं, अप्रैल या मई में चुनाव हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अपने लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने भी शुरू कर दी है और भाजपा ने शुरू कर दी है। तो निश्चित तौर पर जैसे राहुल गांधी जी अपने 14 तारीख से अपना पूरा न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसी प्रकार भाजपा वाले भी अपना प्रयास तेज करेंगे। क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि हमारे देश में सरकार बने, भाजपा चाहती है हमारी सरकार फिर से बने। तो निश्चित तौर पर जी जान से मेहनत करेंगे और कार्यकर्ताओं को जागरूक करेंगे ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारी पार्टी को मिले। तो हर पार्टी ये प्रयास करेगी। तो निश्चित तौर पर जहाँ तक भाजपा का सवाल है, अभी वर्तमान में उनकी सरकार है और कई प्रदेशों में उनकी सरकार है। कांग्रेस की 3-4 प्रदेशों में सरकार है और कई जगह मिलीजुली सरकार है। तो निश्चित तौर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहाँ भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा भाजपा और सपा वाले सांसद हैं, बसपा के सांसद हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। और मेरा तो सोच है कि जो एनडीए है और इंडिया है, उसमें जो वोटों का प्रतिशत है, जैसे एनडीए को 40% है तो 60% वोट इंडिया के पास है, विभिन्न जो पार्टियां हैं उनको मिलाकर। तो निश्चित तौर पर अगर ये इंडिया का गठन मजबूत होता है और बिखराव ना हो, टिकटों के बंटवारे में अगर सामंजस्य बन जाता है तो निश्चित तौर पर कुछ परिवर्तन नजर आने लगेगा। बिल्कुल।
आप बोली गिरफ्तारी का डर, भाजपा ने कहा भ्रष्ट नेता को होगी सजा। केजरीवाल नहीं गए ईडी दफ्तर, कहा नोटिस अवैध। भाजपा बोली केजरीवाल हो या सोरेन। क्या लगता है कि केजरीवाल के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? छत्तीसगढ़ में ईडी अब लगभग गायब दिख रही है। देखिए, केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, जी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जी जो मुझे ईडी से डर लगे। जी उनको 3-3 4-4 बार सम्मन दिया गया, जी उन्होंने समन का अमल नहीं किया जी और जाने से इनकार कर दिया। जी शिबू सोरेन को बोला गया, हेमंत सोरेन को, जी वो भी मना कर दिए। मना कर दिया। तो निश्चित तौर पर ईडी का दबाव है कि भाई हम आपको समन भेज रहे हैं, आपको आना ही पड़ेगा, जी आपके ऊपर आरोप है जी और आरोप सिद्ध करने के लिए आपको अपना बचाव करने के लिए जाना पड़ेगा। जी। आपको जो पूछ रही है ईडी उसको बताना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर अगर ईडी को लगता है कि वाकई ये गलत है तो इनको जाना चाहिए जी, जी, और अपना बयान देना चाहिए। जी और रहा छत्तीसगढ़ का मामला, तो छत्तीसगढ़ में ईडी ने सारी अपनी जांच पूरी कर ली है। जी। मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ और बचेगा। जी 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 जो अधिकारी इस केस में फंसे हुए थे जी वो शिक्षकों के पीछे हैं, पीछे हैं, तो निश्चित तौर पर और जो होंगे वो बाद में जाएंगे। बिल्कुल। अब विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में अब जो ईडी की सुगबुगाहट थी वो कम लग रही है। बिल्कुल कम लग रही है ना भैया, उसमें तो चुनाव था, जी। ईडी का दबाव बना दिया गया था। जी भाई आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में जी भाजपा ने ईडी को ऐसा हथियार बना के रखा हुआ है जी कि डेली आप पेपर में पढ़ लीजिए, 10 जगह छापे, 15 जगह छापे, इनके जगह छापे, मतलब किसी को छोड़ा नहीं जा रहा जी, जी, है। जी। और आप कभी पेपर में नहीं पढ़ेंगे कि भाजपा वालों के यहाँ ईडी का छापा, बिल्कुल चाहे वो 200 करोड़ का मामला तोमर के लड़के का हो, जी चाहे कर्नाटक में उनके भाजपा के अध्यक्ष के लड़के का 8 करोड़ का जब्ती दिखाया नगद, जी, जी। किसी प्रकार का प्रकरण नहीं बना। जी। तो निश्चित तौर पर ये मतलब द्वेषपूर्ण कार्रवाई भाजपा के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल। प्रदेश में 5 साल बाद सीबीआई की एंट्री, अब पीएससी भर्ती गड़बड़ी की करेगी जांच। छत्तीसगढ़ में मिले 18 नए संक्रमित, ठीक भी हो रहे, कोरोना केस मिल रहे पर वेरिएंट का पता नहीं। अब एम्स में जांच, रोज 100 संदिग्धों की हर जिले में जांच का टारगेट। क्या लगता है ये कोरोना वाकई में बढ़ रहा है? अभी तक तो अपने छत्तीसगढ़ में जो कोरोना की जो बढ़ने की गति है बहुत स्लो है, स्लो है जी और खासकर 2-4 जिले ही हैं, जी जैसे दुर्ग है, रायपुर है, जी जी और 1-2 जगह जिले और हैं, जी। बाकी अपने कोरबा तरफ तो है नहीं जी। है। और इसके वेरिएंट की जो लग रहा है, जी। छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसी मौत भी नहीं हुई नहीं हुई। है, हालांकि और जिनका इलाज भी बहुत इजी हो रहा है उनका। जी जी जैसे अपने एम्स के डॉक्टरों ने बताया जी। कि अभी वेरिएंट का पता नहीं चल रहा है, जी। और निश्चित तौर पर सर्दी खांसी जो लग रही है जी। वो ठीक किया जा रहा है तुरंत। हालांकि अभी ठंड का मौसम है, वैसे भी सर्दी खांसी बुखार वो आम हो जाता है। आम बात हो जाती जी है। बिल्कुल। बालको प्लांट के सामने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मजदूर कर रहे थे प्रदर्शन। पुलिस ने लाठी भांजकर खदेड़ा। बीएसपी शांतिपूर्ण ढंग से खड़े थे, पुलिस अचानक चलाने लगी लाठी। समझाइश देकर हटाने के दौरान हुई झूमा झटकी। सुबह हड़ताल जैसी थी स्थिति, दोपहर बाद मालवाहक और यात्री बसें चली। अवैध रेत परिवहन, ट्रैक्टर पलटा, चालक की मौत। बालको प्लांट बड़े सुर्खियों में रहता है, कभी राखड़ को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। क्या है, देखिए जो बालको के श्रमिक हैं जी उनका इंटक के नेतृत्व में जी प्रबंधन से बैठक हुई, जी और ये चर्चा हुआ था कि एनसीडी बढ़ाने का, जी। भत्ता बढ़ाने का उनका जी मांग हुआ था। जी उन्होंने स्वीकार कर लिया था, उसके बाद उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, जी और अमल नहीं करने के कारण मजदूरों में आक्रोश था। जी। और ये आक्रोश केवल एक ही पार्टी का नहीं था, जी। सामूहिक 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 मजदूरों ने बिल्कुल। इसका विरोध किया। जी। इसका एक परिणाम निकला कि बालको प्लांट में काम अवरुद्ध हुआ, जी। जिससे प्रबंधन नाराज हुआ, जी। और प्रबंधन ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जी। और वहाँ पर ऐसी स्थिति निर्मित हुई होगी। जी। चूंकि एसपी और एडिशनल एसपी ने कहा कि लाठीचार्ज की ऐसी घटना नहीं घटी है, जी। और मजदूरों ने कहा घटी है, जी। तो वस्तु स्थिति तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ। बाकी एक बात है, बालको प्रबंधन के अड़िये रवैये के कारण जी आज हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा जी प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि हमारे जब तक बालको प्लांट हमारी सरकारी संस्था थी, जी और जब इसको निजीकरण बेच हो दिया गया, जी। उसके बाद आज की स्थिति कितनी बदल गई है। जी, जी, जी। पहले जहाँ 16,000 मजदूर थे, आज सिर्फ 1200 मजदूर प्लांट को चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर, और आप देखेंगे जो गार्ड की नौकरी है, उन गार्ड के नौकरी में भी हमारे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? किनको ऐसा लगता है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी तो कभी भी ये लोग हड़ताल करके प्लांट को बंद कर सकते हैं। इस डर के मारे प्रबंधन को लोकल लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है। और हमारी ये मांग है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाए, चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ की ज़मीन है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की ज़मीन है, जिन्होंने अपनी ज़मीन दी है, उसके बावजूद भी अगर उनको उनका हक नहीं मिलता है, दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। हर व्यक्ति चाहता है, चाहे आप कोल माइंस में देख लीजिए, आप भू स्थापित लगातार
पड़े हैं। बिल्कुल। परसों आपने देखा अर्धनग्न उन्होंने प्रदर्शन किया। तो जिनकी जमीन चली गई है, जिनको एक आसरा था कि हमारी जमीन चली गई तो हमारा भविष्य बन जाएगा, प्लांट लगेगा, नौकरी लगेगी, बाल बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, बाकी उनके बच्चों के अरमानों पर कुठाराघात कर दिया गया, उनको कोई जो मिलना था उचित मूल्य नहीं दिया गया, साथ में नौकरी भी नहीं दी गई। तो निश्चित तौर पर जब आदमी प्रताड़ित होता है तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल। अवैध रेत परिवहन, ट्रैक्टर पलटा, चालक की मौत। क्या लगता है भैया, जिस तरह से लगातार 1 सालों से अवैध रेत परिवहन हो रहा है, निशु नहीं मिल रहा है पर्यावरण विभाग से, उसके चक्कर में लगातार आप देखते हैं ट्रैक्टर और ये सब चल रहे हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत नहीं है? कि देखिए उमेश जी, मेरे बताऊं आपको मैं, जी। साल भर हो चाहे 1.5 साल हो, रेत का मामला इतना गंभीर हो चुका है कि एनजीटी के कारण जब पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिल रही है और उसके बावजूद भी निर्माण कार्य तो रुक नहीं रहे, हर जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो रेत तो निकलेगी, और रेत निकल रही तो पूरा सामंजस्य है, चाहे वो खनिज विभाग हो चाहे ठेकेदार हो, रेत निकालते हैं, उनके वजह उनको पैसा दिया जाता है, इसीलिए हर जगह ट्रैक्टर चालू है। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि जब एनजीटी की तैयार हो गई है और ये कहा गया है पिछली सरकार के द्वारा कि जो रेत के जो खदान हैं उनको निगम और पंचायत चलाएगी, तो निश्चित तौर पर अगर कलेक्टर साहब जल्दी से स्वीकृति कर दें या पर्यावरण विभाग स्वीकृति कर दे तो निर्धारित जो खदानें हैं वहाँ से अगर बालू निकलना शुरू हो जाएगा तो रेत का रेट भी कम हो जाएगा और अवैध परिवहन भी रुक जाएगा, तो निश्चित रूप से निर्माण कार्य को गति मिलेगी। और जो अधिक मूल्य जो ले रहे हैं, जो गरीब बेचारा 3,000 2,500 ट्रैक्टर खरीद रहा है उसको 1,000-1,200 में बालू मिल जाएगी, तो निश्चित तौर पर रॉयल्टी भी प्लस गवर्नमेंट को फायदा होगा। ये जो बालू निकल रही है उमेश जी बिना रॉयल्टी के निकल रही है, और अगर खदान अधिकृत हो जाती है, निगम चलाता है या पंचायत चलाती है, तो पंचायत को निगम को रॉयल्टी का पैसा मिलेगा जो सरकार के पास जाएगा, तो निश्चित तौर पर इससे सरकार को फायदा होगा। बिल्कुल। 31 दिसंबर रात 9:45 बजे का समय 1 जनवरी की सुबह 4:25 पे पहुंची। हर रविवार को हसदेव एक्सप्रेस की बिगड़ जाती है चाल, होती है परेशानी। आप लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद किया है रेलवे को लेकर, अब क्या लगती है कि डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, अब कुछ लाभ होगा या ऐसे ही रहेगा? देखिए उमेश जी, अभी तो लगातार तो प्रताड़ित है पूरी जनता रेल के मामले में जी। आज भी आप टिकट कटा लीजिए, पता चला परसों वो टिकट रेल कैंसिल हो गई है जी। तो निश्चित तौर पर भगवान मालिक है, सिर्फ और सिर्फ यात्री ट्रेनों को रोका जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है, कोयले की ट्रेनों को रफ्तार देने की, कोयले की ट्रेनों को रफ्तार दिया जा रहा है। आगे बताते जा रहा हूँ आपको मैं, मतलब ये हो गया है कि हमको गुड्स ट्रेनों को आगे बढ़ाना है, यात्री ट्रेनों को पीछे करना है, जरूरत पड़े तो उनको रोक देना है, जरूरत पड़े तो उन्हें कैंसिल कर देना है। आज कोरबा बिलासपुर की स्थिति देख लीजिए ना आप, चाहे हसदेव हो चाहे हमारी तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस हो, 4-4 5-5 घंटे लेट से पहुँचती है। अभी जो घोषणा हुई है रेल मंत्रालय द्वारा कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को डायरेक्ट कोरबा तक चलाया जाएगा, साथ ही साथ कोरबा से रायगढ़ तक की ट्रेन चालू की जाएगी, तो निश्चित तौर पर अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अब घोषणा है, होना कब है पता नहीं, और लोग इंतजार में बैठे हैं, जल्दी से जल्दी हो तो लोग डायरेक्ट कोरबा से रायगढ़ जा सकें। मेरा तो ये सुझाव था कि कोरबा से रायगढ़ के बजाय कोरबा से झारसुगड़ा कर देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि झारसुगड़ा से बहुत लिंक है, वहाँ भी अपना हवाई अड्डा है, वहाँ से भी हवाई जहाज जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता जाते हैं। तो निश्चित तौर पर बिलासपुर और झारसुगड़ा अगर कोरबा से ट्रेन के द्वारा जुड़ जाता है तो हम लोग को हवाई यात्रा की सुलभ होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि हम एक अपने उड़ीसा बॉर्डर में दूसरे प्रांतों में घुस जाएंगे इस ट्रेन के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर उड़ीसा के लोग भी बहुत रहते हैं हमारे कोरबा में, भाई कोरबा एक मिनी भारत है और यहाँ सभी प्रांत के लोग रहते हैं, तो जितनी रेल सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए उतनी रेल सुविधा मिल नहीं पा रही है। अगर ये 2 ट्रेनें चलती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी अच्छी बात होगी। बिल्कुल। राखड़ परिवहन में गड़बड़ी की जांच करने पीएम को पूर्व मंत्री ने लिखा पत्र। क्या लगता है भैया कि जिस तरह से राखड़ परिवहन के बारे में पूर्व राजस्व मंत्री ने पत्र लिखा है, क्या लगता है कि क्या है पूरा मामला? देखिए, राजस्व मंत्री ने जो पत्र लिखा है निश्चित तौर पर सही लिखा है। आपको मालूम होगा जब वो मंत्री थे तभी हम लोग बालको के डैम में गए थे, सीएसबी के डैम में गए थे, वहाँ से जो राखड़ निकल रही थी वहाँ की स्थिति देख के आए थे, और जो राखड़ जाके अपना मानिकपुरी पोखरी में जो डंप हो रही थी वो भी स्थिति देख के आए थे। तो ये स्थिति ये हो गई है कि केंद्र की सरकार ने ये जो निर्देश जारी किया कि अब जो प्लांट बनेंगे या जो प्लांट स्थापित हैं उन्हें नया एस डैम बनाने का अधिकार नहीं होगा, और जो राखड़ विसर्जित की जा रही है, निकाली जा रही है, उन्हें लो लाइन एरिया में डाला जाएगा। पर दुर्भाग्य ये है उमेश जी कि ये ऑर्डर निकलने के बाद जिन प्लांटों से राखड़ निकल रही है उन प्लांटों के द्वारा जो ठेका दिया गया है वो ठेकेदार द्वारा
निर्धारित स्थान पर न डालकर आज पूरे कोरबा शहर की सड़कों के किनारे रखा डाला जा रहा है। ये बहुत जघन्य अपराध है। पता नहीं हमारा कोरबा का पर्यावरण विभाग सोया हुआ है, उसे दिखता नहीं है कि आज हमारे कोरबा के लोग दमा से प्रताड़ित हो रहे हैं। और जो ब्लैक स्मिथ जो संस्था काम कर रही है राखड़ का, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कि मंत्री जी ने कहा है कि जांच हो तो पता चलेगा वस्तु स्थिति क्या है। जो कोरबा की जनता भ्रम में न रहे ये काम किसका है और किसके द्वारा कराया जा रहा है, तो लोगों को पता चल जाएगा। और जो आरोप पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर, पूर्व मंत्री के ऊपर लगाया गया कि पूरा शहर राखड़मय हो गया, राखड़मय होने का कारण ही वही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आदेश था उसके कारण ठेकेदारों द्वारा लो लाइन एरिया में बालू डाला गया, राखड़ डाला गया। उसके साथ ही साथ उन्हें जहां खाली जगह दिखी, आप पूरे कोरबा क्षेत्र में घूम लीजिए, जगह जगह आपको बता दूं कि जेसीबी मशीन से गड्ढा खोद खोद के मट्टी निकाल के राखड़ डाला गया, नदी के किनारे राखड़ डाला गया, डेंगू नाला के किनारे राखड़ डाला गया। अब पूरे अपने बाईपास रोड में चले जाइए, वहाँ चले जाइए, रूमगढ़ा रोड में चले जाइए, आपको हर जगह राखड़ उड़ती दिखेगी। भयावह स्थिति कर दी है ये कुल मिलाकर। आज जाके देखिए आप कटघरा रोड में जो राखड़ की गाड़ियां चल रही हैं वो ढकी होती हैं, उसके बावजूद भी अगर आप उससे पीछे चल रहे हैं पूरी राखड़ उड़ के आती है। तो निश्चित तौर पर ये जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और निश्चित तौर पर इसका भविष्य में बहुत दुर्भाव पड़ेगा कि जनता, कोरबा की जनता बहुत ज्यादा अस्थमा वाली बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी। बिल्कुल, मंत्री जी ने लिखा भी है कि लगभग 5000 लोग इसके पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण की लापरवाही और उनके सामने जो एक जेब गर्म कर दिया जाता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग कार्रवाई नहीं करते। भाई इतने बड़े प्लांट है, उनमें 1 लाख जुर्माना लगा के शांत हो जाते हैं, बिल्कुल 2 लाख जुर्माना लगा के शांत हो जाते हैं। 3 सालों में 9 लाख का जुर्माना किया गया है। हजारों लोगों की जान की कीमत 1000 रुपए में जुर्माना लगा के बराबर कर देते हैं लोग। बिल्कुल पर्यावरण वाले। बहुत बुरी स्थिति है। कई स्थानों पर अवैध विज्ञापन होर्डिंग केस दर्ज कराएगा निगम, 2 दिनों में हटा ले होर्डिंग अन्यथा होगी कार्रवाई। क्या लगता है अभी जिस तरह से होर्डिंग पूरे शहर में, जैसे अब नई सरकार बनी जी, कोरबा के विधायक जी श्री लखनलाल देवांगन विजयी हुए, जीते जी, और उनकी खुशी में लोगों ने, भाजपा के हमारे साथियों ने जगह जगह होल्डिंग लगा दी। तो कई जगह ऐसी भी स्थिति निर्मित हुई कि होल्डिंग लगाने से जो अपने को चौक चौराहों में जो लाल बत्ती हरी बत्ती लगी है वो दिखनी बंद हो गई, उससे भी परेशानी हुई है। और चूंकि निगम के द्वारा टेंडर निकाला गया है और इसमें जो अपने ठेकेदार द्वारा जो होल्डिंग लगाई जाती है वो निर्धारित पैसा जमा करके बेचारा होल्डिंग लगा रहा है, उसको होल्डिंग का पैसा नहीं मिलेगा, विज्ञापन का पैसा नहीं मिलेगा। तो उसने लगातार 3-4 पत्र निगम को लिखे हैं कि भाई मैंने पैसा जमा किया है और अवैध रूप से होल्डिंग लग रही है, इनको हटाया जाए। तो निश्चित तौर पर जिनका पैसा लगा जिस ठेकेदार का, उसकी आत्मा तो दुखी होगी कि भाई पूरा शहर विज्ञापनों से पाट दिया गया है, फ्लैक्स लगा दिया गया है और मुझे एक पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि मैंने निगम को एग्रीमेंट के तहत पैसा दिया है। तो उनके 3-4 पत्र जब हमारी कमिश्नर मैडम को मिला है तो कमिश्नर मैडम ने आज ये जारी किया है कि जो भी अवैध होल्डिंग्स है, अवैध विज्ञापन है, उनको हटा लिया जाए, नहीं तो नियमित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री का संभाला पदभार लखनलाल देवांगन ने कोरबा जिले के चौथे मंत्री बनकर सामने आए हैं, अब इन्होंने कर लिया। क्या लगता है कितनी उम्मीदें होंगी लखनलाल से, कोरबा वासियों को क्या लाभ होगा? देखिए, बहुत अच्छा सौभाग्य है कोरबा का कि लगातार कोरबा को मंत्री पद से नवाजा गया है और निश्चित तौर पर हमारी कोरबा की जनता की अपेक्षाएं हैं लखन देवांगन जी से कि उद्योग, व्यापार और श्रम के मामले में वो कुछ अच्छा काम करें। निश्चित तौर पर हमारा औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ श्रमिकों की संख्या बहुत है, उनके हितों के लिए, उनके विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ कोरबा में भी नई उद्योग नीति को बढ़ावा मिले, अच्छे से अच्छे इंडस्ट्रीज का यहाँ प्रोग्राम रखें। जितने ज़्यादा उद्योग, अगर नए उद्योग आते हैं तो निश्चित तौर पर कोरबा का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे बहुत अच्छे विभाग इनको मिले हैं और निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि इनके कुशल मार्गदर्शन में अपने विभाग के प्रति ये सामंजस्य बनाकर अच्छे से अच्छा काम करें। छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ कोरबा के विकास को महत्व दें। कोरबा की जनता ने उन्हें चुना है तो कोरबा की जन आकांक्षाओं के अनुरूप अपने दायित्व का निभाएं, ये हम उनसे आशा करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
बिल्कुल, कार्रवाई के अभाव में सड़क पर व्यावसायिक सामान रखने वालों के हौसले बुलंद। रोजाना बस स्टैंड पर लग रहे जाम, नोटिस थमाकर प्रशासन है खामोश। क्या लगता है जिस तरह से प्रशासनिक वो है, कहीं ना कहीं लापरवाही भी मान सकते हैं इसको, और इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या जो उमेश जी, स्थिति है। निगम में हमारे जी जो कार्यरत जी अधिकारी कर्मचारी है जी उनकी संख्या बहुत कम है उमेश जी। जी 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 कई बार लिखा गया कि हमारे यहाँ जी अधिकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, जी इनमें भर्ती की जाए, जी पर आज तक नई भर्ती नहीं हो पाई जी और लगातार रिटायरमेंट जारी है। जी 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 सेवानिवृत्त हो रहे हैं लोग। जी आज हमको जितने कार्यपालन अभियंता की जरूरत थी वो नहीं पूरी हो पा रही है, सहायक अभियंता की होनी थी वो भी नहीं पूर्ति हो पा रही है, सब इंजीनियर की जरूरत थी वो भी नहीं हो पा रही है, हमारे राजस्व निरीक्षक है उनकी नहीं हो पा रही है। तो हमारा जो व्यवस्था है, हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो नोटिस दे देते हैं, आप हटाइए, जी रास्ते को व्यवधान मत कीजिए, रोड में सामान मत रखिए, वो नोटिस दे के आ जाते हैं। और स्थिति ये हो गई कि आज आप निहारका से लेके कोरबा सीतामढ़ी तक चले जाइए, जी, बिल्कुल, पूरे रोड में आपको व्यवसाय वाले, ठेले वाले, फल वाले, सब्जी वाले मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लोग हमारी कर्मचारियों की कमी के कारण जो काम तेजी से होना था वो नहीं हो पा रहा है। और एक कर्मचारी अगर एक जगह जाता है तो दूसरे जगह लग जाता है, दूसरे जगह जाता है तो तीसरे जगह जाता है। तो इसमें थोड़ी सी और कड़ाई हो जाए। निगम क्षेत्र भी काफी बड़ा है, बड़ा है। बिल्कुल, दूसरा क्या है, हमारे जो मतलब ट्रैफिक वाले, जो पुलिस वाले, हमारे ट्रैफिक वाले, इसमें थोड़ा सा भी ध्यान दें, सहयोग भी करना सहयोग करें ना, बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर मैं बोलता हूँ लोगों को सुविधा मिलेगी, आमजन का रास्ता क्लियर हो जाएगा। जो बीच चौराहे पे लगा देते हैं, सब्जी की दुकानें लगा देते हैं, आवाजाही ठप हो जाती है। और तो और जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनके सामने भी आप देखेंगे सामान लगा के रोड को जाम कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर जो व्यापारी होता है वो चाहता है कि जनता दूर से देखे कि यहाँ पर दिखाने के लिए कि यहाँ पर ये दुकान है, पर उसका खामियाजा ये होता है कि सामान के साथ साथ जो लोग कस्टमर जाते हैं वो अपनी गाड़ियाँ भी खड़ी कर देते हैं, मोटरसाइकिल भी खड़ी कर देते हैं, तो उससे थोड़ी परेशानी होती है। तो निश्चित तौर पर हमारा ये प्रयास होगा और मैं कमिश्नर मैडम से बोलूंगा भी इसमें थोड़ा ध्यान दें, तो निश्चित तौर पर इसको कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। 6000 की क्षमता वाली समितियों में 12000 का बम्पर लिमिट से धान होने लगा जाम, खरीदी बंद होने की स्थिति, दूरस्थ धान उपार्जन केंद्रों में नहीं पहुंचती गाड़ियां। क्या लगता है भैया कि अब विधानसभा चुनाव के पहले धान नहीं जा रहा था, अब विधानसभा चुनाव के बाद लगातार धान पहुंच रहे हैं? देखिए उमेश जी क्या है जी कि अब किसान लोग इंतजार कर रहे थे जी कि पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस ने 3200 रुपये बोला था क्विंटल धान खरीदी, और हमारी जो भाजपा की सरकार बनी है उन्होंने घोषणा की थी कि हम 31 रुपये क्विंटल में धान लेंगे। और किसान चुनाव के नतीजे तक इंतजार किया, अपनी फसल को नहीं बेचा। अब लगातार चुनाव नतीजे आने के बाद किसानों को उम्मीद जगी कि भाई हमारा धान अब 3100 रुपये क्विंटल खरीदा जाएगा। तो निश्चित तौर पर लगातार जो स्टॉक करके अपने घरों में, अपने खलिहान में किसान धान की फसल को रखा था, वो लगातार अब लेके सहकारी समितियों में आ रहा है, उपार्जन केंद्रों में लेके आ रहा है। और चूंकि अब माल इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है कि हमारी जो भाजपा की सरकार है उसको सोचना पड़ेगा कि जो उठाव हो बहुत तेज़ी से हो, ताकि ज़्यादा के धान राइस मिलों को चला जाए, कस्टम मिलिंग में चला जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चावल बने। तो अभी जो सरकार की स्थिति है, मुझे ऐसा लग रहा है कि धान का जो उठाव होना था वो नहीं हो पा रहा है, और बहुत ज़्यादा धान की स्टॉक वहाँ पर जमा हो चुका है, और इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। नया धान लेने के लिए टोकन कट चुके हैं, बाकी खरीदने के लिए और जगह नहीं है धान रखने के लिए। ये स्थिति हर जगह उपार्जन केंद्रों में निर्मित हो रही है। साथ ही साथ बताऊं कि आज समाचार पेपर के माध्यम से पता चला, लोगों किसानों के माध्यम से पता चला कि जो भाजपा सरकार ने घोषणा की थी 3100 रुपया तत्काल दिया जाएगा, नगद जमा किया जाएगा अकाउंट में, अभी मुझे पता चला है कि 2183 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जा रहा है। बाकी का पैसा कब देंगे, कैसे देंगे, ये अभी किसान संशय में है। इन्होंने नहीं बताया था कि हम बोनस देंगे, इन्होंने कहा था कि हम 3100 रुपये नगद जमा करेंगे, इन्होंने बोनस की बात ही नहीं की थी। इन्होंने कहा था कि आपका धान आएगा, आपको 3100 रुपये नगद आपके खाते में जाएगा। तो किसान संशय की स्थिति में है कि अभी 2183 रुपये दिया जा रहा है, जो पैसा 3100 बोला गया था, 3100 बोला गया था, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो किसानों को असमंज की स्थिति हो गई है। अब ये सरकार बताएगी कि 2183 में खरीदा जा रहा है, तो बाकी पैसा कैसे देंगे, किस हिसाब से देंगे, तो किसान तो चिंताग्रस्त हो गए ना भाई। बिल्कुल। डॉग बाइट, रोज 50 लोग एंटी रेबीज लगवाने आ रहे हॉस्पिटल, अनदेखी ना करे, 24 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचे।
नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही है। क्या लगता है निगम के द्वारा नसबंदी को लेकर कई बार उसमें टेंडर निकाला गया लेकिन कोई वैसा सामने नहीं आ पाया? क्या होता है, हर जगह जी आज आप जाके देखेंगे किसी भी वार्ड में, किसी भी गली मोहल्ले में जी आवारा जो डॉग्स हैं जी इतने ज़्यादा हो चुके हैं जी कि आदमी परेशान हो जा रहे हैं। मानो जी जी रात को आप अपने घर जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल। आपको बताऊं, मैं ट्रांसपोर्ट नगर चौक में अगर रात को 2-3 बजे कोई आदमी अकेला जाए तो ट्रांसपोर्ट नगर चौक में इतने सारे कुत्ते हैं जी, जी, कि आदमी जी, डर जाता है जब भौंकना शुरू करते हैं वो लोग। जी, जी। तो निश्चित तौर पर हम लोग कई बार बोला है अधिकारियों को, टेंडर भी निकाले हैं, पर कोई भी ठेकेदार इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। ले रहा है, जी। पर चूंकि कई बार हमारे जो स्टाफ हैं जी निगम के, उनके द्वारा कई बार नसबंदी की गई है। जी, जी। और उनको मैंने जयपुर में मैं गया था 1.5 महीना पहले, जी। वहाँ देखा कि मैं जयपुर में जो आवारा कुत्तों को निगम के द्वारा ट्राली गाड़ी में ले जाके उनको जंगल में छोड़ा जा रहा था। जी जी तो निश्चित तौर पर हम लोग ये प्रयास करेंगे निगम के माध्यम से जी कि जो बहुत ज़्यादा आवारा कुत्ते हो गए हैं और उनसे या जो आक्रामक हो गए हैं, जो आक्रामक खासतौर हो पे, गए हैं, जी, जो उससे बच्चों को डर ज़्यादा बच्चों होता को डर ज़्यादा है। है। कई बार भी बीच में पढ़े थे अपन लोग, बच्ची को एक बच्ची नोच को लिया नोच था, डाले थे, बहुत जी, नोच डाले थे। जी, जी, जी। तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटना ना घटे तो निश्चित तौर पर निगम को ध्यान देना पड़ेगा। और मैं तो कमिश्नर मैनेजर को बोलूँगा कि इस पर भी ध्यान दिया जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।